नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन हैं और उन सिद्धांतों का किस वर्ष में प्रतिपादन हुआ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों एक प्रश्न निश्चित बनता है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती या रीट या जो है DSSB, KBS जैसे एग्जामों में निश्चित तौर पे यानी प्रत्येक शिक्षक भर्ती या इससे संबंधित जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से निश्चित बनता है। इसलिए जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, जितने एग्जाम होते हैं उनकी अलग अलग तैयारी करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि अलग अलग तैयारी ना करके उन सभी एग्जामों के लिए उस चैप्टर को, उस पाठ्यक्रम को जो एक बार हम कायदे से समझ लें, कायदे से पढ़ लें, तो हमको प्रत्येक एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, और अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत आप देखिए कौन सा है, तो मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत, इसी को पदानुक्रमित का सिद्धांत कहा जाता है। और इसी को आत्म सिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत एक सिद्धांत है, उसके इतने नाम हैं, मांग का सिद्धांत, पदानुक्रमित का सिद्धांत और आत्म सिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बताइए, आप लोग बताइए कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक 1954 में अब्राहम मैस्लो ने किया। किसने किया? मैस्लो ने किया। क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट बनता है कि इस सिद्धांत के पदानुक्रमित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अब्राहम मैस्लो हैं। कब किया इस सिद्धांत का प्रतिपादन? तो 1954 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब देखो, इस सिद्धांत में मैस्लो ने बताया, क्या बताया? इस सिद्धांत में मैस्लो ने बताया कि व्यक्ति जब अपने मांग के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए किसी चीज़ की कमी महसूस करता है तो उसे मांग का सिद्धांत कहा जाता है, या उसे पदानुक्रमित सिद्धांत कहा जाता है, या उसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। 1954 में अब्राहम मैस्लो ने सबसे पहले इस सिद्धांत को एक पिरामिड के रूप में दर्शाया। देखो कैसा पिरामिड के रूप में दर्शाया, इस प्रकार से। इस प्रकार से पिरामिड के रूप में दर्शाया। पहला इन्होंने बताया शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, जब व्यक्ति की शारीरिक या दैहिक आवश्यकता पूरी होती है तो जो है आगे के लिए वो सोचता है। शारीरिक और दैहिक आवश्यकता के कौन कौन से हैं? जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, ये सब जो है उसकी प्राथमिक या शारीरिक या दैहिक आवश्यकता होती है। जब दैहिक आवश्यकता व्यक्ति की पूरी हो जाती है तो जो है दूसरी अवस्था वो सुरक्षात्मक करता है।
यानी जब उसको जो है भूख प्यास मिट जाएगी तब वो अपनी सुरक्षा के लिए सोचेगा कि मेरा जीवन में जो है कोई संकट ना आए, कोई जो मैंने खाने पीने के लिए सामान इकट्ठा कर रखा है उसको जो है सुरक्षा कैसे किया जाए। यानी पहली आवश्यकता देखा आपने शारीरिक या दैहिक आवश्यकता, जबकि दूसरी सुरक्षात्मक आवश्यकता है, तो तीसरी जो है सामाजिक आवश्यकता है। तीसरी सामाजिक आवश्यकता है, यानी व्यक्ति की जब प्राथमिक पूरी होगी, प्राथमिक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी जब सामाजिक आएगी, यानी पहले व्यक्ति अपना भला चाहेगा, फिर जो वो घर मकान खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रखा है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा और फिर वो समाज के विषय में सोचेगा। इसलिए तीसरी आवश्यकता कौन सी है, तो वो सामाजिक अवस्था है। और चौथी अवस्था जो है वो आत्मसम्मान की है। आत्मसम्मान की आवश्यकता है, यानी आत्मसम्मान जैसे लोग उसको उसके नाम से जाने, उसके जो है धन दौलत से जाने, उसको आत्मसम्मान की भावना उसमें विकसित होती है। और पांचवी और अंतिम आवश्यकता जो होती है, पांचवी और अंतिम अवस्था होती है, वो होती है आत्म सिद्धि की अवस्था। सिद्धि की अवस्था, आत्मसिद्धि की अवस्था। एक एक को एग्जाम्पल समझाते चलते हैं। देखो, जैसे शारीरिक में क्या आएगा, जैसे भूख प्यास निद्रा और विश्राम। फिर आ गया सुरक्षा, यानी उसकी हम सुरक्षा कैसे करें, अपने शरीर की रक्षा कैसे करें। फिर व्यक्ति की आवश्यकता होती है कि हम सुरक्षात्मक आवश्यकता करें। जब उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वो समाज के विषय में सोचता है कि समाज के विषय में जो है कैसे जो है अपने आप को जागरूक किया जाए, कैसे समाज का भला सोचा जाए। यानी पहले व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूरी करता है और फिर समाज के विषय में जो है आवश्यकताओं की पूरी करता है। उसके बाद में आत्मसम्मान की वो बात करता है कि लोग उसको उसके नाम से जाने, उसके काम से जाने। जैसे हम लोगों के पास पड़ोस में जैसे जो है बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, धनी लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनको आत्मसम्मान, जैसे नेता विधायक लोग होते हैं, इनको आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है। और आत्मसिद्धि सबसे अंतिम अवस्था होती है, जिसे आत्मसिद्धि या आत्मसम्मान की अवस्था कहा जाता है। व्यक्ति को आवश्यकता होती है इस आत्मसिद्धि आत्मसम्मान में, जैसे मोदी, अंबानी, अदानी, राष्ट्रपति आदि जैसे व्यक्ति ये एकदम शिखर पे पहुंच गए हैं, टॉप पे पहुंच गए हैं। आपने देखा कि ये पिरामिड के रूप में जो है चित्र विकसित किया जो है अब्राहम मैस्लो ने, और मैस्लो ने बताया कि जो है ये दैहिक आवश्यकताएं सबसे ज़्यादा होती हैं, फिर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं कम होती हैं, फिर सामाजिक उससे कम, और फिर आत्मसम्मान उससे कम, और सबसे कम आत्म सिद्धि होती है। आपने देखा कि बिजनेस तो बहुत सारे लोग जैसे करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस के टॉप शिखर पे आज के समय में कौन है, तो अंबानी, अदानी जैसे जो है उद्योगपति हैं। इसलिए बिजनेस करने वाले तो बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन एकदम टॉप शिखर पर पहुंचने वाले कितने लोग हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत सीमित लोग होते हैं। इतनी बात समझ में आए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है अब मांग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अब्राहम मैस्लो ने किया। कब किया, तो 1954 में किया। और अब्राहम मैस्लो ने सभी से पहले जो है मांग के सिद्धांत को एक पिरामिड के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम आत्मसिद्धि या आत्मसम्मान के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है देखते हैं कौन सा सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत देखते हैं। पहला हमने मांग का सिद्धांत पढ़ा, दूसरा हम लोग जो है देखते हैं चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, प्रणोद, अंतर्नोद, मन की आवाज,
चालक, चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, मन की आवाज या न्यूनता का सिद्धांत कहा जाता है। देखो, एक सिद्धांत का नाम कितने नामों से जाना जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, मन या न्यूनता का सिद्धांत केवल एक ही सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्लार्क लियोनार्ड हल ने किया। कब किया? तो 1943 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? तो 1943 में किया। इस सिद्धांत में क्लार्क हल ने बताया कि इस सिद्धांत में चालक, प्रणोद, इस सिद्धांत में चालक, प्रणोद यानी भूख, प्यास, यौन क्रिया या दर्द से मुक्ति जैसे जैविकी कारकों की भूमिका पर बल दिया। ये प्रणोद जो होते हैं ये आंतरिक तनाव को उत्पन्न करते हैं और जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। इसी सिद्धांत को पशु थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पशु थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है चालक, प्रणोद या अंतर्नोद या मन की आवाज या न्यूनता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क लियोनार्ड हल हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1943 में किया। अगला सिद्धांत देखते हैं, अभिप्रेरणा का। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया। सिगमंड फ्रायड। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्रायड ने किया। फ्रायड ने सबसे पहले व्यवहार के अभिप्रेरकों की ओर ध्यान आकर्षित किया। फ्रायड ने सबसे पहले व्यवहार के अभिप्रेरकों की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसमें मुख्य कारण मूल प्रवृत्ति तथा अचेतन मन को बताया है। किसको बताया? मूल प्रवृत्ति तथा अचेतन मन को बताया है। जबकि फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को ही व्यवहार का मूल कारण माना है। व्यवहार का मूल कारण माना है। इसलिए क्वेश्चन अगर जो पूछा जाए कि अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। अब देखो, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत और इस सिद्धांत का प्रतिपादन विक्टर ब्रूम ने किया। विक्टर ब्रूम ने किया। किसने किया? तो विक्टर ब्रूम ने किया। विक्टर ब्रूम ने बताया कि व्यक्ति क्यों कार्य करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं।
इसलिए इस सिद्धांत को प्रतिपादन विक्टर बूम ने किया। विक्टर बूम ने बताया कि व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो विक्टर बूम ने किया। विक्टर बूम ने बताया अपने सिद्धांत में कि चालक, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा या आवश्यकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि चालक, प्रोत्साहन या मूल प्रवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत। अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत, अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत दिया है। हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कर्ट लेविन या कर्ट लेनिन, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कर्ट लेविन या कर्ट लेनिन हैं। कर्ट लेनिन ने बताया कि मानव व्यवहार वास्तव में व्यक्ति तथा उसके वातावरण की आंतरिक क्रिया का परिणाम है। क्या बताया? मानव व्यवहार की आंतरिक क्रिया का परिणाम है। कर्ट लेविन ने मूल कारण आंतरिक अभिप्रेरणा पर जोर न दे करके बाह्य अभिप्रेरणा पर जोर दिया है। किस पे जोर दिया है? तो बाह्य अभिप्रेरणा पर जोर दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ट लेविन का सिद्धांत, तो क्या बताएंगे? चालक का सिद्धांत के प्रतिपादक तो कौन बताएंगे? इसी के क्रम में नेक्स्ट जो हम सिद्धांत बता रहे हैं वो है अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत। अभिप्रेरणा का लक्ष्य आधारित सिद्धांत, हम ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत में संज्ञानात्मक विचारधारा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। अब प्रश्न बनता है कि संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर जैसे मनोवैज्ञानिक हैं। इसलिए इस सिद्धांत का लक्ष्य आधारित सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या ब्रूनर ने दिया। इन तीनों में से कोई एक नाम मिलेगा, या क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है किसने नहीं दिया, तो इन तीनों के अलावा कोई एक और अन्य नाम होगा। इसी के साथ हम लोग जो है देखते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। इस प्रोत्साहन का सिद्धांत के प्रतिपादक काकमैन, बोल्ट्ज एंड काकमैन या फाफमैन। काकमैन या फाफमैन ने दिया। कहीं कहीं काकमैन लिखा होता है और कहीं कहीं फाफमैन लिखा होता है। इन बोल्ट्ज एंड काकमैन ने बताया कि व्यक्ति किसी काम को तभी करता है, काकमैन ने बताया कि व्यक्ति किसी काम को तभी करता है जब उस कार्य के पीछे कोई न कोई प्रोत्साहन हो, कोई न कोई प्रोत्साहन हो, तभी व्यक्ति कार्य करता है। जैसे बालक अगर जो पढ़ता है तो वो जानता है कि अगर जो हम पढ़ेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे, मुझे नौकरी मिलेगी, मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी,
और यदि नौकरी मिली उसे तो वो जानता है कि हम नौकरी मिल गई है, अब हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के बाद मुझे सैलरी मिलेगी। इसलिए इसे प्रोत्साहन का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि बालक या व्यक्ति कोई कार्य तभी करता है जब उस कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रोत्साहन हो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो है अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।